सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज की अकाउंटेंसी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एंड 6, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। बहुत बढ़िया तरीके से हम दोनों ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते हुए चल रहे हैं एंड आई होप कि आप भी मेरे साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स में करा रही हूँ सभी दोनों चैप्टर्स में से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज मैं आपको कराऊंगी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जहां पर विदाउट एडजस्टमेंट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, चाहे वो जनरल एंट्री का है चाहे वो अकाउंट्स बनाने का है, आपको मैं वो दोनों तरीके के क्वेश्चंस कवर अप कराने वाली हूँ। बट जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर आने वाली सारी कैपिटल एडजस्टमेंट। बट बच्चे, वो सारी कैपिटल एडजस्टमेंट आपको एक ही क्लास में नहीं मिलेंगी। मैं डेली एक एडजस्टमेंट की एक क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगी। हाँ जी बच्चे, अब आपको मिलेगी अकाउंटेंसी की क्लास डेली। डेली आपके पास एक एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जो आपको सेम डे प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो 5 है। अब पांचों एडजस्टमेंट एक ही बारी में कराना मुश्किल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डेली एक एक एडजस्टमेंट कर लेंगे और बहुत आसानी से हमें वो सारी एडजस्टमेंट फिर समझ भी आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो बस आज की क्लास में तो हम पढ़ने वाले हैं दो बेसिक क्वेश्चन, एक जनरल एंट्री का और एक सिंपल लेजर अकाउंट्स बनाने का। तो चलिए फटाफट से अपना रजिस्टर, पेन, स्केल और अपनी बुक ले आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 से, विच इज ऑन पेज नंबर 5.75। And the question is, N, S and G were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5 on 31st March 2016। अब आपके पास 2016 को एक बैलेंस शीट दे रखी है और उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट्स है हमारे पास। अब बच्चे, मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहूंगी कि जब भी आप एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, क्वेश्चंस को रीड कर रहे होगे, तो जब आपके पास ये 6 मार्क्स के लेंथी क्वेश्चंस आते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन पहले रीड करेंगे, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फिर उसको रीड करते हैं। मैं आपको कहूंगी कि सबसे पहले आप ये देखा करो कि आपको उस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। आपको उस क्वेश्चन के अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं या जनरल एंट्रीज करनी है, क्योंकि उसी के तरीके से जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे ना, तो अगर जनरल एंट्री करनी होगी तो फटाफट एंट्री पास करते जाओगे हैंड टू हैंड, और अगर आपको अकाउंट्स भी बनाने होंगे तो आप अकाउंट्स भी साथ साथ बना सकते हैं क्वेश्चंस को रीड करते टाइम ही। ठीक है बच्चे, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद एक बार आप जब पॉइंट स्टार्ट होते हैं तो पॉइंट्स को पढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि आपको करना क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, सो वी हैव टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। अब मुझे ये पता चल चुका है कि मुझे यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो जनरल एंट्री पास करते टाइम जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो ये कि सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। आपके पास बैलेंस शीट में कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, तो आप सबसे पहले उनको बांट के खत्म करिए ताकि बाद में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना भूल ना जाए। ठीक है बच्चे, तो सबसे वापस गई बैलेंस शीट पे और मैंने देखा कि वहां पर है जनरल रिजर्व 90,000 का। तो 90,000 का जनरल रिजर्व किस में बटेगा? अब रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, हमें पता है कि जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट है, लॉसेस है, फिक्टिशियस एसेट है, वो सभी पार्टनर्स में बांटे जाएंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये पुरानी चीज है, पुरानी बैलेंस शीट है। पुरानी बैलेंस शीट उन सभी पार्टनर से बटेगी जिनका नाम इस पुरानी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। सो पुरानी चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। तो ये जनरल रिजर्व आपके कैपिटल अकाउंट्स को इंक्रीज करने वाला है, तो आप एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू जीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, 90,000 का आपका ये रिजर्व है जिसको आपको बांटना है किस रेशो में? 2:3:5 विच इज योर ओल्ड रेशो। तो ये आएगा आपका 18,000, 27,000 एंड 45,000। लीजिए बच्चे, पहली एंट्री आपकी हो चुकी है, फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। सेकेंड एंट्री अगर हम देखें तो हमारे पास एसेट साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एसेट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट करता है लॉस को, तो इट विल रिड्यूस द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, तो जब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे तो हम इनके कैपिटल अकाउंट्स को कर देंगे डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, G's capital account debit
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे 75,000 का आपका ये प्रॉफिट है और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो आपका 15,000, 22,500 एंड 37,500 आपने इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक चीज और, हालांकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ये बात नहीं बताई, जब आप इस तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस बांट रहे होंगे तो एक बार फिर भी पॉइंट्स पे नजर डाल लीजिएगा कि कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमें ओरिजिनल वैल्यू ही रिटेन करनी है, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, मैंने क्वेश्चन पे नजर डाल ली थी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से बैलेंस शीट का काम तो हो चुका है, अब बारी आती है पॉइंट्स की। अब मैं अगर पॉइंट्स पे आऊं तो लिखा है जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज अग्रीड दैट, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 6,000 से आपको बैड डेट्स हो गए हैं, नुकसान हो गया है। अब बच्चे आपको पता हो तो बैड डेट्स के लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं विच इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अगर कभी भी आपको बैड डेट्स होते हैं तो आप उस बैड डेट्स को कॉम्पेंसेट करते हैं कहां से? उस प्रोविजन से। तो आपको पहले बैड डेट्स को प्रोविजन में से कॉम्पेंसेट करना है। अगर उसके बाद भी आपके पास कुछ बैड डेट्स बच जाते हैं तो उसे आप रिवैल्यूएशन में डालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो नुकसान तो आपको हो रहा है, तो अगर उस नुकसान के लिए पहले से आपके पास कुछ रखा हुआ है रिजर्व वगैरह तो पहले आप वहां से निकालेंगे। अगर वहां से भी पूरा नहीं हो पाता है तो रिवैल्यूएशन में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एंट्री कर देती हूँ बैड डेट्स हो जाने की। तो बैड डेट्स आपके डेटर्स को कम करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री तो आप पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री आप पास करेंगे बैड डेट्स टू डेटर्स, ठीक है। ये वाली एंट्री थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बाकी एंट्री से थोड़ा सा अलग है इसका कॉन्सेप्ट। तो पहले आपने किया यहाँ पे रिकॉर्ड बैड डेट्स, तो बच्चे आपने फर्स्ट एंट्री पास करी बैड डेट्स टू डेटर, आपने अपने डेटर्स को कम कर लिया है 6,000 से क्योंकि आपको बैड डेट्स हो गए थे। अब आप ये देखिए कि इस बैड डेट्स को कवर अप करने के लिए क्या आपके पास प्रोविजन है? तो अगर मैं देखूं बैलेंस शीट में तो मेरे पास 15,000 का प्रोविजन है। हमारे पास नुकसान सिर्फ 6,000 का है, इस नुकसान के लिए हम तैयार थे, हमने पहले से 15,000 रुपए जोड़ के रखे हुए थे। सो बच्चे आप इन बैड डेट्स को राइट ऑफ कर लीजिए इस प्रोविजन से। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो अब बैड डेट्स को रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये प्रोविजन नहीं बना होता तो आपको ये बैड डेट्स रीवैल्यूएशन में शो करने पड़ते, ठीक है, क्योंकि आपका नुकसान है। अब उन्होंने आगे कहा कि आपको प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स के ऊपर। सो बच्चे अब जरा इस बात को समझते हैं कि नया प्रोविजन किस तरीके से बनेगा। आप एक बात समझो और मैं कहूंगी कि इसको आप ना नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ से इसको रब कर दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे एंट्रीज लिखनी है। आपके पास एट प्रेजेंट जो डेटर्स हैं वो 1,35,000 के हैं और आपने प्रोविजन बना रखा है इनके ऊपर 15,000 का, ठीक है बच्चे। अब आपको जब हुए बैड डेट्स तो आपने वो बैड डेट्स पहले डेटर्स में से माइनस किए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो बैड डेट्स है हमारे डेटर्स को रिड्यूस करेंगे। अब इन्हीं बैड डेट्स को कवर अप करने के लिए आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा था, तो आपने यहां से इस प्रोविजन में से भी 6,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। अब प्रोविजन एक तरीके की हमारी गुल्लक होती है, तो भैया आपने गुल्लक में 15,000 रुपए जोड़ रखे थे, 15 में से आपने 6,000 रुपए निकाल लिए। चलो ठीक है, अब हमारे पास ये बैलेंस बचा हुआ है, ये डेटर्स का बैलेंस है और ये हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि आपको जो प्रोविजन बनाना है ना नया, वो 5% ऑफ डेटर बनाना है, मींस कि 5% ऑफ डेटर्स के जितना ही आपकी गुल्लक में पैसा होना चाहिए। अब ये है आपके एक्चुअल डेटर्स एट प्रेजेंट, तो आप बनाएंगे प्रोविजन, तो आप बनाएंगे इस 1,29,000 का प्रोविजन एट द रेट 5%, विच कम्स आउट टू बी 6,450, ठीक है बच्चे। तो अब आप एक बात देखो, आपकी गुल्लक में तो ऑलरेडी 9,000 रुपए जुड़े हुए हैं, आप तो ऑलरेडी 9,000 रुपए जोड़ के बैठे हुए हो, जबकि आपको जोड़ के रखने हैं सिर्फ 6,450। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका प्रोविजन ज्यादा है, आपकी गुल्लक में पैसा ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी गुल्लक से उतना ही पैसा वापस निकालना पड़ेगा। तो आप माइनस करेंगे 6,450 को अपने इस बैलेंस में से, तो एक्चुअल में आपको 2,550 रुपए का प्रोविजन एक्स्ट्रा है जो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न बैक।
सीधी सी बात, आपके पास आपके गुल्लक में 9,000 रुपए जुड़े हुए हैं, बट यहां पर ये बात कहता है क्वेश्चन कि आपको गुल्लक में सिर्फ 6,450 रुपए ही रखने हैं। तो आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है ना। आपको शक हो रहा था कि यार अभी भी ऐसा हो सकता है कि 9,000 रुपए डूब जाए, बट अब ये जो शक है ये सिर्फ रह गया 6,450 रुपए तक। तो 2,550 का देखा जाए तो आपको फायदा हो रहा है। आप उस प्रोविजन को वापस ले आएंगे, तो वापस ले जाना, प्रोविजन को रिटर्न बैक करना इज अ काइंड ऑफ गेन फॉर यू। तो रीवैल्यूएशन में आप सिर्फ 2,550 रुपए का गेन शो करेंगे। आगे बात समझ में कि आपके पास प्रोविजन, आपको शक था 9,000 का नुकसान हो जाएगा, बट अब नुकसान के चांसेस सिर्फ 6,450 तक ही रह गए हैं। तो 2,550 का हो गया आपको गेन, तो आप क्या करेंगे, उसको वापस ले लेंगे। ठीक है बच्चे। तो बैलेंस शीट में फिर आपके डेटर्स आ जाएंगे 1,22,550 के। ठीक है, तो ये तो बैलेंस शीट का काम हो गया। मुझे आपको समझाना था ये प्रोविजन का कॉन्सेप्ट, और यही एक पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और मुझे लगता है कि अब आपको प्रोविजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये समझाएगी कि हम ये जो एंट्री करने वाले हैं ये किस अमाउंट से करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहां पर दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्यों बच्चे? क्योंकि आपको गेन हुआ है, आपने यहां पर गुल्लक में ज्यादा पैसा जोड़ा हुआ था, तो वो ज्यादा पैसा आपने क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं जरा बी पार्ट पे। बी पार्ट में लिखा हुआ है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%। तो यहाँ पर हमारे पास नुकसान है भाई, आपके 3-4 एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट्स का कम होना इज अ काइंड ऑफ लॉस फॉर यू। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। किस किस की वैल्यू कम हो रही है? पेटेंट्स की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। अब कितने से कम हो रही है देखो, अब बच्चे बोला गया पेटेंट्स तो पूरी तरीके से आपको राइट ऑफ करने हैं। तो 90,000 के पेटेंट्स है आपके पास, तो 90 के 90,000 आपने खत्म कर दिए, क्योंकि पूरी तरीके से रिटर्न ऑफ करने हैं। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग 5% से आपको रिड्यूस करना है। तो स्टॉक है आपके पास 1,50,000 का, 5% निकालोगे 7,500। उसके बाद मशीनरी की बात करूं तो मशीनरी हमारे पास 4,50,000, तो 4,50,000 का 5% हुआ 22,500। बिल्डिंग हमारे पास है 3 लाख की, तो 3 लाख का 5% हुआ 15,000। अब बच्चे देखो, हमने यहाँ पे जितने भी एसेट्स की वैल्यू थी हमारे पास बी पॉइंट में, हमने वो सारी रिकॉर्ड कर ली है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर नेक्स्ट पॉइंट भी आपको लॉस का दिखता है तो उसको आप यहीं पे कवर अप कर लेना। अगर वो गेन का दिखता है तो आप नेक्स्ट एंट्री अलग से पास करो। ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं तो पॉइंट लिखा है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। उन्होंने बोला है कि 30,000 के क्रेडिटर्स को अब आपने रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है आपके, तो भाई आपके लिए एक लाइबिलिटी अराइज हो गई है। तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और नुकसान है आपके लिए, तो आप इसको यहीं पर ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा अब आपके पास 1,65,000 का पूरा टोटल। और नेक्स्ट हमारे पास न्यू रेशो है, फिर गुडविल है, और गुडविल और न्यू रेशो का भी फिलहाल हमारे पास रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने रिवैल्यूएशन का काम तो कर लिया, बट बच्चे मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है कि जब भी आप रिवैल्यूएशन करते हैं तो हमेशा आपको उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है। अब आप सीधे सीधे अगर देखो तो आपके डेबिट में है 1,65,000 और क्रेडिट में सिर्फ 2,550, विच मीन्स कि आपकी जो गेन साइड है वो कम है आपकी लॉस साइड से। तो क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पे कि आपको नुकसान हुआ है ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो लॉस को बियर करेंगे हमारे ये तीनों ही पार्टनर्स मिलके। तो नेक्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो तीनों पार्टनर्स को कर दीजिए डेबिट और रीवैल्यूएशन को कर दीजिए आप क्रेडिट। कितने से बच्चे? आप लोग डेबिट में से माइनस करेंगे क्रेडिट का अमाउंट, कि 1,65,000 में से आपको माइनस करना होगा 2,550। लॉस तो आ गया है 1,62,450। अब आप इसे बांटेंगे अपने 2:3:5 में।
सो बच्चों 1,62,450 को जब मैंने 2:3:5 में बांटा तो n का शेयर आया 32,490, s का आया 48,375 और g का शेयर आया है 81,225। तो हमने रीवैल्यूएशन का काम भी कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें उन्होंने बोला है कि न्यू रेशियो है आपके पास 3:2 और गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है, विच मीन्स कि नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर, जो कि कौन है हमारे पास, जी। अब यहाँ पर क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है और आपको भी पता है कि रिटायरिंग पार्टनर की जो गुडविल है वो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कौन सी रेशियो में, यस, गेनिंग रेशियो में। तो अब हमें कैलकुलेट करनी होगी गेनिंग रेशियो, तो उसके लिए अब मुझे यहाँ पे ये सब चीजों को रब करना होगा। तो बच्चों फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर, क्योंकि मैं इसको रब करने वाली हूँ और आगे की एंट्रीज करने वाली हूँ। बच्चे हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है गुडविल के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी गेनिंग रेशियो, और मैंने आप लोगों के लिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर दी है। हमारे पास गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो n की न्यू रेशियो थी 2/5, ओल्ड रेशियो थी 2/10, तो हमारे पास सॉल्व करके आया 2/10 गेन शेयर। इसी तरीके से s के लिए कैलकुलेट किया तो आपके पास न्यू शेयर था 3/5, ओल्ड शेयर था 3/10, तो इसका भी गेन आया हमारे पास 3/10 से। तो गेनिंग रेशियो तो हमें मिल चुकी है 2:3। अब हमें निकालना होगा जी's शेयर ऑफ गुडविल। बच्चे पूरी फर्म की गुडविल 90,000 है और फर्म में जी का शेयर है 5/10, तो जी शेयर ऑफ गुडविल निकल कर आती है 45,000। तो अब हमें बांटनी है ये गुडविल अमंग द गेनिंग पार्टनर्स। तो हमें पता चल चुका है कि गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है। तो योर एंट्री इज एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आउटगोइंग पार्टनर जो होता है उसी को आप गुडविल प्रोवाइड करते हैं। तो 45,000 की गुडविल है जिसे आप बांटेंगे कौन सी रेशो में, जिसे आप बांटेंगे गेनिंग रेशो में, तो 2:3 में। तो बच्चे ये आएगी आपकी 18,000 और 27,000। लीजिए आपने गुडविल में बांट दी। अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैम एंट्रीज खत्म हो चुकी हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया है, हमने सारी एंट्रीज यहाँ पे कर ली हैं। नहीं बच्चे, क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, और जब एक पार्टनर रिटायर होके जाएगा तो वो अपना पैसा भी लेकर जाएगा और आपको रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, तभी तो आप नए सिरे से शुरुआत कर पाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको निकालना है अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब वो आप कैसे निकालेंगे बच्चे, हमने जितनी भी एंट्रीज करी हैं अब हमें निकालनी होगी उसकी एक सिंपल सी समरी। देखो बच्चे, आपको यहाँ चेक करना होगा जी का डेबिट और जी का क्रेडिट। अगर आप फटाफट से फर्स्ट एंट्री देखो, आपने जनरल रिजर्व बांटा था जी को 45,000 रुपीज का, फिर सेकेंड एंट्री में आपने उससे लॉस बियर करवाया कितने का, 37,500 का। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ और उस लॉस के लिए भी आपने किया जी को डेबिट, वो था लॉस हमारे पास 81,225। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आपने फिर से जी को क्रेडिट किया है 45,000 से। तो बेसिकली जी का डेबिट और क्रेडिट हमें यहाँ पर दिख रहा है, बट आपको क्या लगता है सिर्फ यही बैलेंस रहा होगा जी का? नहीं, जी ने आपके बिजनेस में कुछ कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रखी है। तो फटाफट से जरा जाके देखिए कि जी के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो आपको बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कि जी के कैपिटल अकाउंट में 4.5 लाख रुपए का बैलेंस, जो आपको लाइबिलिटी साइड में अपीयर हो रहा है। तो लाइबिलिटी साइड का बैलेंस भी काउंट होता है क्रेडिट साइड के बैलेंस में, क्योंकि यहाँ पर ये फर्म की लाइबिलिटी है कि उसे उस पार्टनर को पैसा देना है। और अगर यही बैलेंस आपको एसेट साइड में दिखता, चाहे वो करंट अकाउंट के नाम से होता, चाहे वो कैपिटल अकाउंट के नाम से होता, तो उसे आप लिखते डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट साइड ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टनर ने फर्म को पैसा देना है। ठीक है बच्चे, तो अब आप टोटल करिए डेबिट और क्रेडिट का। सो बच्चे क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,40,000 और डेबिट साइड का आ रहा है 1,18,725, विच मीन्स कि हमने 5,40,000 तो जी को देने हैं, बट एट द सेम टाइम फर्म को 1,18,725 उससे लेना भी है। तो हम निकालेंगे इसका नेट इफेक्ट, कम्स आउट टू बी 4,21,275। अब ये पैसा हमारी तरफ से जी को ड्यू होता है। दिस इज द अमाउंट ड्यू टू जी who is the retiring partner of the firm। अब बात आती है कि उसको ये पैसा कैसे दिया जाएगा, क्या ये पैसा उसको कैश में अभी के अभी दे दिया जाएगा? बच्चे आप देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्या क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी लिखा है कि आपने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दी है? कहीं नहीं लिखा। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने उस रिटायरिंग पार्टनर का पैसा एज अ लोन उससे ले लिया है, तो ये सारा पैसा आप उसकी कैपिटल से निकाल के ट्रांसफर कर देंगे एक नए अकाउंट में, जिसको आप नाम देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट।
क्या बताया मैंने कि जो भी आपका पार्टनर रिटायर होके जाएगा उसको जो भी पैसा हमने पे ऑफ करना है, अगर क्वेश्चन क्लियरली कह दे कि अभी पे ऑफ कर दो तो हम पे ऑफ कर देंगे अपने बैंक अकाउंट से। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द पेमेंट तो आप उस केस में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करेंगे और वो सारा का सारा पैसा उसकी कैपिटल से उसके कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लोन अकाउंट में। ठीक है बच्चे, सो बिल्कुल लास्ट एंट्री आपके ट्रांसफर होगी कि आप क्लोज करने जा रहे हैं जी का कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर बैलेंस दिख रहा है 4,21,275 का, जिसे अब आप ट्रांसफर करने वाले हैं उसके लोन अकाउंट में। सो बैलेंस शीट में भी आप लायबिलिटी साइड में इस लोन अकाउंट को शो करेंगे। कैपिटल हटा के आप उसका क्या शो करेंगे, लोन। बस अब आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी जनरल एंट्री के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको उसके अकाउंट को क्लोज करके ही क्वेश्चन को वाइंड अप करना है, उससे पहले नहीं कि आपने सोच लिया कि ठीक है एंट्रीज खत्म हो गया, हमारा काम भी खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा जनरल एंट्री का क्वेश्चन। जब रिटायरमेंट हो रही है किसी पार्टनर की तो किस तरीके से डायरेक्टली जनरल एंट्री करनी है विदाउट मेकिंग एनी ऑफ द अकाउंट, ना हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ना हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक है बच्चे, सो आई होप कि आपको जनरल एंट्री का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है, और मैं एक ऐसा क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें सब कुछ कवर अप होने वाला है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखकर ही जाना है। सो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 which is on page number 5.78 in the chapter retirement of a partner. So question is X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। बैलेंस शीट दे रखी है आपको लंबी चौड़ी सी, बहुत सारे रिजर्व्स हैं, गुडविल भी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है, क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है, विजुअलाइजेशन से ही दिख रहा है हमें। Z की रिटायरमेंट हुई है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जनरल एंट्री करनी है सिर्फ ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। भैया मैं तो कराऊंगी सिर्फ आपको यहाँ पे रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। जनरल एंट्री जो है गुडविल की आप वो खुद करेंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया ही है। सो सबसे पहले बच्चों हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं तो गुडविल दे रखी है, गुडविल का रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर लिखा है द वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड द मशीनरी टू 90%। अब यहाँ पर दो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, पेटेंट और मशीनरी। उन्होंने कहा पेटेंट 20% से कम हो गए हैं, बाय लिखा है, इतने से कम हो गए हैं। तो पेटेंट से आपके पास 10,000 के, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे टू पेटेंट्स अकाउंट 10,000 का 20% 2,000। और मशीनरी के लिए लिखा हुआ है दैट ऑफ मशीनरी टू 90%, इतने तक हो गई है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि आपकी मशीनरी 10% से रिड्यूस हो गई है, तो मशीनरी आपके पास 50,000 है, अगर वो 90% तक हो गई है तो 50,000 का 90% हुआ 45,000। तो 50,000 की थी, अब 45,000 की हो गई, तो कितने से रिड्यूस हो गई, 5,000 से। तो क्योंकि नुकसान है आप लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन। आई होप सब बच्चों को रीवैल्यूएशन अब बनाना आता है, उन्हें पता है कि डेबिट साइड में नुकसान लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में सारे गेन्स। नहीं पता है तो बच्चे प्लेलिस्ट में जाके रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद लिखा है प्रोविजन बनाना है 6% ऑन दी डेटर्स। अब ऑलरेडी अगर आप देखें तो डेटर्स है 40,000 के, उसका अगर आप 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2400 का प्रोविजन बनाना है। ऑलरेडी 2,000 का प्रोविजन बना हुआ है, एक बार नीचे चेक कर लो कोई बैड डेट्स तो नहीं हुए, नहीं कोई नहीं हुए। तो यहाँ पर हमें 400 का प्रोविजन और क्रिएट करना होगा, यानी कि 400 के और डेटर्स पे शक हो रहा है हमें, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 400। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। ये बताओ, रिटायरमेंट भी लेके गया और हमारी इन्वेस्टमेंट भी लेके चला गया, पर कौन सी वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे। अब मैं देखूं बुक्स में मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 की है और मार्केट वैल्यू 17,600 की है। मार्केट वैल्यू तो ज्यादा है, ये तो फायदा हो गया, और इस फायदे को रिकॉर्ड करना तो बनता है क्योंकि हमारा जो जेड है वो बुक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट नहीं लेके गया। अगर बुक वैल्यू पे ले जाता तो मैं कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्योंकि वो मार्केट वैल्यू पे लेके गया और मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय साइड में बाय इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको हुआ फायदा 2600 से, 17,600 minus 15,000. Next, liability of workman compensation to the extent of 750 is to be created.
₹750 की आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। बट इस लाइबिलिटी के लिए अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास ऑलरेडी रिजर्व है विच इज ऑफ 12,000, तो वहां से आप कॉम्पेंसेट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड। ये फायदे का सौदा हो गया भाई। एक लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स में 4,000 की, अब पे ही नहीं करनी है, तो बहुत बढ़िया हुआ ये तो आप लिख देंगे यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स 4,000। उसके बाद आगे की कहानी जेड को अमाउंट पे करने की है जो हमें यहाँ पे नहीं करनी है। हमारा काम है सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकालने का। अब आप देखो बच्चों, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रहा है 7,400 और क्रेडिट साइड में आ रहा है 6,600, विच मीन्स कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, नुकसान ज्यादा हुए, फायदे कम हुए। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस को बच्चे? तीनों को देंगे आप। कितने का नुकसान हो रहा है आपको? बच्चे आपको नुकसान हो रहा है 800 का, जिसे आप बांटेंगे कौन सी रेशो में? 3:2:1। तो यह आएगा आपका 400, 267 रुपीज एंड 133 रुपीज एंड 133। बच्चे पॉइंट में आ रहा था तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि पॉइंट में अगर 5 या 5 से बड़ा आता है डेसिमल के बाद तो आप एक ऐड ऑन कर देंगे, अगर कम आता है तो आप उतना ही उसको छोड़ देंगे। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लस करके आपको उतना ही अमाउंट बनना चाहिए जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, सो बच्चों रिवैल्यूएशन तो हमने बना लिया है। अब फटाफट से बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट से। अब यहाँ पर जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहला काम होता है बैलेंस को ट्रांसफर करने का, जो हमें मिलता है बैलेंस शीट में से। तो आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तीनों ही पार्टनर का, विच इज 68,000, 32,000 एंड 21,000। उसके बाद आपको देखना होगा कि जितने भी चीजें बैलेंस शीट में इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट, वो हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और सीधी सी बात है, जितनी भी लाइबिलिटी वाली चीजें होती हैं वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती हैं और एसेट्स वाली चीजें लॉस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो लाइबिलिटी साइड्स के रिजर्व्स आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और एसेट साइड्स के लॉसेस आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। सो बच्चे हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 12,000 का, बट क्योंकि 750 की लाइबिलिटी थी जिससे आप डिडक्ट करोगे तो 11,250 आप बांटेंगे 3:2:1 में। सो बच्चे 11,250 को जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो यह आया 5,625 एक्स के लिए, वाई के लिए 3,750 और जेड के लिए 1,875। उसके बाद नेक्स्ट अगर रिजर्व में देखूं तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है। पूरा का पूरा 6,000 रुपए का हमारा बच गया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी। तो पूरा 6,000 आपने जब 3:2:1 में बांटा तो यह आया 3,000, 2,000 और 1,000। अब रीवैल्यूएशन, अब लाइबिलिटी साइड की सारी चीजें तो हमने कर ली हैं, चलते हैं एसेट साइड की तरफ। तो एसेट साइड में हमारे पास है गुडविल, जो कि एग्जिस्टिंग गुडविल है जिसे हम राइट ऑफ करते हैं। ये भी है हमारे पास 6,000 की, तो बटेगी 3,000, 2,000 और 1,000। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है। आप देख रहे हो बच्चे, मैंने ये क्वेश्चन चूज इसलिए किया था क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी तरीके के रिजर्व्स और आपके फिक्टिशियस एसेट वगैरह सब कुछ कवर अप हो रहा था कि आपको कौन सी चीज किस तरफ ट्रांसफर करनी होती है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो ये 5,250 का हमारे पास फिक्टिशियस एसेट है जिसे आप बांटेंगे 3:2:1 में। सो बच्चे ये आया 2,625, 1,750 और 875। हमने ये काम भी कर लिया। पॉइंट्स पे आए तो हमारे पास गुडविल है। अब बच्चे गुडविल आप कौन सी रेशो में बांटते हैं बताइए? गुडविल हम बांटते हैं गेनिंग रेशो में, और एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या आउटगोइंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करने वाले हैं किसको? हमारे रिटायरिंग पार्टनर को। तो यहां पर आप लिखेंगे गेनिंग पार्टनर के नाम। तो बच्चे आपको कैसे करनी है गुडविल की एंट्री? आप क्रेडिट साइड में गेनिंग पार्टनर के नेम लिखेंगे जो जेड को कॉम्पेंसेट करने वाले हैं फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आपने क्रेडिट साइड में गेनिंग पार्टनर्स का नाम लिख दिया है। अब गुडविल है कितनी? बच्चे अगर आप देखो तो पूरी फर्म की गुडविल जो है वो बनती है आपकी 34,800। अब 34,800 में जेड का शेयर कितना है? 1/6। तो गुडविल निकल कर आई इनकी 5,800। ठीक है बच्चे, 5,800 की हमारी जेड की गुडविल है क्योंकि पूरी फर्म की थी 34,800 और जेड का शेयर था 1/6।
अब ये 5800 आपको बांटने कौन सी रेशो में, Z का शेयर हाइड करेंगे, जो बचा वही आपकी गेनिंग रेशो है। तो गेनिंग रेशो आती है आपकी 3:2, जिसमें आप इस 5800 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चे ये आया 3480 एंड 2320। तो गेनिंग पार्टनर ने तो कॉम्पेंसेट कर दिया है हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या हमारे रिटायरिंग पार्टनर को, बट अब यही अमाउंट आपको डिडक्ट करना होगा इन पार्टनर्स के अकाउंट में से। तो डेबिट साइड में भी ये एंट्री जाएगी 3480 एंड 2320। तो बच्चे ये वाली एंट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर की गुडविल होती है उसकी एंट्री आपको दोनों साइड करनी है, क्योंकि आप तीनों के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। तो एंट्री है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट कर रहे थे क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को, तो आपने क्रेडिट साइड में गेनिंग पार्टनर का नाम लिखा, लेकिन अमाउंट आपके रिटायरिंग पार्टनर में आया। लाइकवाइज क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को इन्हें कॉम्पेंसेट करना है तो इनके कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होंगे, तो इसलिए आपने यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखा, लेकिन अमाउंट आपने डाला उनके गेनिंग पार्टनर्स के में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपने पॉइंट्स के लिए रिवैल्यूएशन बनाया था, इसके अंदर आपके पास लॉस आया, तो उस लॉस को आप कहां ट्रांसफर करेंगे, आप डेबिट साइड में लॉस ट्रांसफर करेंगे 400, 600, 267 एंड 133। इसी में ही एक पॉइंट आता है बच्चे दैट Z टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। Z इन्वेस्टमेंट को लेकर चला गया मार्केट वैल्यू पे, तो आप Z का जो कैपिटल अकाउंट है वो डिडक्ट करेंगे उतने ही अमाउंट से, क्योंकि वो हमारी फर्म का एक एसेट लेकर चला गया है। तो 17,600। बस अब हमारे लिए एक लास्ट पॉइंट रहता है, अमाउंट ड्यू टू Z टू बी पेड एज। आपने Z को कैसे पेमेंट करनी है, ₹5067 इमीडिएटली। ये 5067 रुपीज आप अभी के अभी पे करेंगे। 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। उसके बाद 50% आप 1 साल बाद पेमेंट करेंगे, यानी कि लोन में ट्रांसफर करेंगे, और बैलेंस के लिए आपने 3 महीने का दे दिया है उन्हें ड्राफ्ट। तो बच्चे यहाँ पर 3 चीजें हमें दिखी रिटायरिंग पार्टनर के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली कुछ पैसा जो है वो आप पे कर दो, जो उन्होंने बताया 5067। बाकी उन्होंने कहा कि 50-50 करके डिवाइड करो बचा हुआ अमाउंट, जिसमें से 50% तो लोन में ट्रांसफर करो, और बचे हुए 50% के लिए 3 महीने का एक ड्राफ्ट ले लो। बच्चे 3 महीने के ड्राफ्ट का मतलब है कि बेसिकली बिल्स पेबल आप इसे कह सकते हो, क्योंकि पेमेंट अभी नहीं हो रही है, 3 महीने बाद होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो बैंक ड्राफ्ट दिया गया तो उसको हमने नाम क्या देना है, बिल्स पेबल। ये आपकी एक तरीके की लाइबिलिटी कहलाएगी, बट ये एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आपकी। ठीक है, और बाकी बचे हुए जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए आप निकालेंगे बैलेंस CD। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसको बैलेंस करना है सभी के अकाउंट्स को। X के क्रेडिट का टोटल, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करना है, Y के क्रेडिट में से Y का डेबिट माइनस करना है, Z के क्रेडिट में से Z का डेबिट माइनस करना है। सो बच्चे जब मैंने X का टोटल अप किया तो X का टोटल आया 76,625। उसमें से मैंने उसका डेबिट का टोटल माइनस किया तो उसका बैलेंस निकल कर आ चुका है 67,120। लाइकवाइज जब मैंने Y का भी टोटल किया तो वो आया 37,750, जिसमें से हमने Y का डेबिट माइनस किया तो आया 31,430। बारी आती है अब Z की, जो कि हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तो बच्चे उसका जब मैंने टोटल किया तो वो टोटल बन रहा था 29,675, और जब उसके डेबिट्स माइनस किए गए सारे के सारे डेबिट्स, तो उसमें से डिफरेंस निकल कर आया 5,000 रुपए का। अब इस 5,000 का भी करना क्या था, उन्होंने कहा था जो भी आपके पास बैलेंस बचेगा उसका 50% आपको लोन में ट्रांसफर करना है, और 50% का आपको बिल्स पेबल यानी कि बैंक ड्राफ्ट प्रोवाइड करना है। तो आपका जो 5,000 का बैलेंस निकला, 2,500 हमने लोन में ट्रांसफर किया और 2,500 हमने बिल्स पेबल, बस बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमने सारे रिजर्व्स देखे, दोबारा से एक बार रिकॉल हुआ कि रिजर्व्स के क्या हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ फिक्टिशियस एसेट थे, एग्जिस्टिंग गुडविल भी थी। उसके अलावा एक पॉइंट था कि कभी कोई अगर पार्टनर कोई हमारा एसेट ले जाए तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल हमने देखी कि दोनों साइड किस तरीके से रिकॉर्ड होती है। जिस भी पार्टनर को हमने पेमेंट करनी है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको 3 तरीके से पेमेंट की गई। पहले में तो इमीडिएटली हमने पैसा दे दिया, फिर उसके बाद हमने उसके लोन अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर किया, 3 महीने के लिए एक बैंक ड्राफ्ट भी दिया, तो किस तरीके से उसको लिखा जाता है। तो वो सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन में सीख ली हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब कुछ कवर अप कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट अब मैं बस आपको इसकी बैलेंस शीट बता देती हूँ और आज की क्लास हो जाएगी फिर हमारी यहीं पे कंप्लीट।
चलिए बच्चों फटाफट से बैलेंस शीट बना लेते हैं। जो भी आपकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट होती है उसका बेस हमारी पुरानी बैलेंस शीट ही होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है क्रेडिटर्स, जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं यहाँ पर उसको लिखने से पहले आप एक बार रिवैल्यूएशन की तरफ नजर डाल लिया करो कि आपने किस किस की वैल्यू को चेंज किया है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं है। तो रिवैल्यूएशन में अगर आप देखें तो आपने अपने क्रेडिटर्स 4000 रुपए से कम किए थे, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स 21,000 के हैं, 4000 से कम करोगे तो क्रेडिटर्स कितने बचेंगे, 17,000 के। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, बांट चुके हो 11,250 का, बट एक आपके पास लाइबिलिटी थी वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे 750 रुपए की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा बांट चुके हो, नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट सिर्फ बचे हैं एक्स और वाई के, तो जरा देखिए अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ कि यहाँ पर कितना बैलेंस बचा था आपके पास कैपिटल अकाउंट के लिए। यहाँ पे था 67,120 और 31,143, इसका टोटल आता है 98,533। तो जेड का क्या हुआ, याद करो, जेड को कुछ पैसा दे दिया था, कुछ पैसा आपने उसको लोन में ट्रांसफर किया और कुछ के लिए आपने उसको 3 महीने का ड्राफ्ट दिया। तो जो आपके पास बिल्स पेबल था 2,500 का वो लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे जेड का लोन जो कि है 2,500 का। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका आपने क्या किया है, आपने उसको पेमेंट कर दिया है या लोन में ट्रांसफर किया है, तो उसी तरीके से आपको बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट शो करना है। अब आते हैं एसेट साइड पे। तो एसेट साइड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कैश एट बैंक है। सबसे पहले कि आपका बैंक रिड्यूस नहीं हुआ है, आपने पेमेंट करी है बैंक से, 5,750 है आपके पास और 5,067 रुपीज आपने पे कर दिया था, तो 683 रुपीज का ही सिर्फ आपके पास बैलेंस बचा है। डेटर्स से 40,000 के 2,000 का प्रोविजन था, लेकिन देखो अपने रिवैल्यूएशन में आपने 400 रुपए का प्रोविजन और बनाया है, तो 2400 का प्रोविजन है आपके पास एट प्रेजेंट, तो ये आता है आपका 37,600। स्टॉक के अंदर देखो आपने कोई चेंज नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। पेटेंट्स देखिए आपने 2,000 से रिड्यूस करे थे, तो अब आपके पास पेटेंट्स कितने के बचे हैं, सिर्फ 8,000 के। मशीनरी 50,000 की 90% तक रिड्यूस हो गई थी, 5,000 से आपने मशीन को भी कम किया हुआ है, तो 45,000 की मशीन बची है आपके पास। गुडविल है नहीं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी आपने राइट ऑफ कर दिए हैं, तो बस हो गया आपका काम। सो बच्चे ये बन चुकी है आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। तो अब आपको जस्ट क्या करना है, दोनों साइड का टोटल और एकदम इक्वल आ जाए ना तो बस धन्य हो जाएंगे हम। तो बच्चे मेरी बैलेंस शीट तो टैली हो चुकी है और मैं ऐसा आशीर्वाद देती हूँ आपको कि आपकी भी पेपर के अंदर बैलेंस शीट जरूर टैली हो जाएगी, आपने सब कुछ सही तरीके से किया होगा। सो बच्चों बस यही 2 क्वेश्चंस थे जो मुझे आज आपको कराने थे और जिसके थ्रू मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया और ये बताया कि किस तरीके से रिटायरमेंट के केस में जर्नल एंट्रीज होती हैं या लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। अब कल से आपको वीडियो, अब बच्चे आपको अब वीडियोस मिलेंगी ऑन अ डेली बेसिस, जितने भी रिटायरमेंट के अंदर एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा, क्योंकि 5 एडजस्टमेंट है तो पांचों का एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, तो इसलिए प्लीज डेली उन वीडियोस को देखिएगा, क्वेश्चन देखना है, फिर एक सिमिलर क्वेश्चन आपको भी उसका ट्राई करना है। सो बच्चे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।